अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसकी हिस्ट्री को कि कौन कौन से मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में प्रपोज किए गए, किसने किए और क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो टर्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसे पहली बार पॉइंट किया गया या बयान किया गया वो सी नेगाली और सी क्रैमर ने 1855 के अंदर 1855 के अंदर पहली बार निकाली। और जो क्रैमर था इसने पहली बार जो टर्म जो है वो यूज़ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर एक और टर्म यूज हुई 1931 के अंदर प्लाज्मोलीमा। प्लाज्मोलीमा जो है वो जे क्यू प्लॉय जो शख्स था, साइंटिस्ट था जे क्यू प्लॉय, इसने 1931 के अंदर टर्म जो है वो यूज़ किए प्लाज्मोलीमा। तो इसका मतलब टर्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो निकाली और क्रैमर की हुई जो टर्म है जो 1855 के अंदर पेश की गई। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल, डिफरेंशियली भी कह सकते हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं। शीट अराउंड द सेल, इसका मतलब सेल के गिर्द एक शीट होती है जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और सेल्स को, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के सेल में पाई जाती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में क्योंकि मौजूद होती है। यूकैरियोट ये एनिमल में मौजूद होती है, प्लांट में मौजूद होती है। एनिमल में ये आउटर बाउंड्री में आती है जबकि प्लांट के अंदर ये सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल जो होता है जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं उसके अंदर भी क्या होती है, ये मौजूद होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर मौजूद होती है। ये एक सेल को दूसरे सेल से क्या करती है, सेपरेट करती है और ये सिलेक्टिवली या परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर हम जब बात करते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स में पहला जो कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं लिपिड। लिपिड जो इसके अंदर पाया जाता है वो पाया जाता है 20 to 40% और इसकी जो रेशियो होती है लिपिड्स की वो सेल से वेरी करती है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, कि इसके फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन कैसा है। जिस सेल का स्ट्रक्चर जैसा होगा उसी में लिपिड्स की रेशियो ज़्यादा या कम हो सकती है। और जो लिपिड जो है सेल के मेम्ब्रेन के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं वो होते हैं फास्फोलिपिड्स, फास्फोटेटिक एसिड्स, स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और स्फिंगोलिपिड। इसका मतलब यह है कि फास्फोलिपिड्स हो गया, फास्फोटेटिक एसिड हो गया, स्टीरोल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया और स्फिंगोलिपिड्स वो होते हैं जो मेजरली जो है सेल के कंपोजिशन में पाए जाते हैं। फिर हम जब लिपिड्स की बात करते हैं तो दूसरी मेजर जो कंपोनेंट इसके अंदर पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो होते हैं 60 to 80%। प्रोटीन 60 to 80% पाए जाते हैं और ऑन द बेसिस देयर क्लासिफिकेशन, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑन देयर फंक्शन के हिसाब से अगर हम प्रोटीन को क्लासीफाई करें तो इनकी फिर 3 टाइप्स आती हैं। पहले आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं हम लोग फिर उन्हें नाम देते हैं कौन से, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये लाइपोफिलिक होते हैं, इसका मतलब ये लिपिड के साथ अटैच हो सकते हैं और ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको मालूम है कि प्रोटीन का दो स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स। तो ये अल्फा हेलिक्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरे प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो होते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन। नाम से पता चलता है एंजाइम्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, सब्सटेंस की तोड़-फोड़ करते हैं। इसके अलावा जब हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल जो है वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन जो है वो मीजोसोम बनाती है और मीजोसोम्स के अंदर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ऐसे है कि प्रोटीन जो एंजाइमेटिक फंक्शन करते हैं तो हम लोग उन्हें एंजाइमेटिक प्रोटीन कहते हैं। तीसरे टाइप की वो होते हैं जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर अहम रोल अदा करती हैं, जो मेम्ब्रेन से मटेरियल को अक्रॉस ले भी जाते हैं और अक्रॉस से वापस भी ले आते हैं। तो हम लोग इन्हें नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन्स का। तीसरी चीज़ इसमें पाई जाती है वो होती है अदर सब्सटेंस। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ हद तक पाए जाते हैं पॉलीसैकराइड जैसे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और वो मौजूद होते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की शक्ल में। इसका मतलब वो पाए जा सकते हैं ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में या वो पाए जा सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में। तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा और मेटल भी है जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये मेटल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। ये फिर हम बात करते हैं इसके मॉडल्स की कि इसके मॉडल कौन कौन से पेश किए गए। तो हिस्ट्री को थोड़ा देखते हैं। तो उसमें पहला मॉडल जो हमारे पास था उसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर मॉडल। तो ये बाई मॉलिक्यूलर जो लिपिड लेयर मॉडल है कि 1926 के अंदर पेश किया गया। दो शख्स जिन्होंने पेश किया, पहला था गॉर्टर था और दूसरा नाम था ग्रेंडल। गॉर्टर और ग्रेंडल ने पहली बार जो है वो लिपिड बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर मॉडल जो है पेश किया। इन्होंने अमाउंट ऑफ लिपिड्स को भी कैलकुलेट किया। इन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स की अमाउंट्स क्या होती है। फिर इन्होंने जो है वो प्रपोज किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके दो एंड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड,
जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो इंटीरियर साइड पे पाया जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री पे पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो बाउंड्री पर, और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड वो फोबिक एंड जो है वो सेंटर में, और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो बाउंड्री में मौजूद होता है। ये वो मॉडल था जिसे हम बाई मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल कहते हैं, जो गॉटर ने पेश किया, ग्रेनल ने पेश किया, वो ये है। फिर आता है हमारे पास ट्राइलेमिनर। ट्राइलेमिनर जो हमारे पास क्या आता है, वो मॉडल आता है जिसे हम ट्राइलेमिनर का नाम देते हैं। वो मॉडल हमारे पास आता है जिसे सैंडविच स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। और ये सैंडविच स्ट्रक्चर पेश किया था दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था डैनियल और दूसरे का नाम था डेवसन। डैनियल और डेवसन ने इसे प्रपोज किया 1935 के अंदर। इन्होंने कहा कि लिपिड जो है, मेम्ब्रेन जो है वो बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है। इसका मतलब यह है कि बाई मॉलिक्यूलर लिपिड है जिसमें क्या लिपिड्स की दो लेयर है जो प्रोटीन की लेयर से सैंडविच होती है। ऊपर भी देखें तो यहाँ पे प्रोटीन, नीचे भी देखें यहाँ पर प्रोटीन, तो इसका मतलब प्रोटीन जो है लिपिड बाई लेयर को सैंडविच की शक्ल में मौजूद होता है। जब प्रोटीन की ऊपर वाली लेयर को हमने स्टडी किया तो वो निकली 25 एंगस्ट्रॉम थिक, नीचे वाले को भी स्टडी किया तो वो भी निकली 25 एंगस्ट्रॉम थिक, और जो लिपिड बाई लेयर होती है वो भी होती है 25 एंगस्ट्रॉम थिक। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू जो है वो सैंडविच स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये वो मॉडल था जो उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा क्योंकि प्रोटीन दोनों साइड पर ऊपर नीचे होते हैं, और प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, पानी वाले सब्सटेंस आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जो दरमियान में लिपिड बाई लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये वो मॉडल था जो पेश किया डेवसन और डैनियल ने, जिसे आप सैंडविच स्ट्रक्चर भी कहते हो, असल में सैंडविच स्ट्रक्चर भी होता है, और ट्राई लेमिनर मॉडल भी से कहलाते हैं। फिर आता है यूनिट मेम्ब्रेन, जो हम अक्सर बोलते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन। तो ये टर्म जो है वो यूज की थी 1959 के अंदर रॉबर्टसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की, और कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो 6 to 10 नैनोमीटर थिक है। इसने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो 6 to 10 नैनोमीटर थिक है। और रॉबर्टसन वो शख्स था जिसने यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो बयान किया, और उसने कहा कि प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं ये आपस में हेल्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं। फिर इस मॉडल में भी ड्रॉबैक्स है। तो मजीद जो हमारे पास आया वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था जो 1972 के अंदर सिंगर और निकोलसन ने पेश किया। सिंगर और निकोलसन वो शख्स है जिन्होंने पहली बार जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया। इसके कुछ पास्टुलेट्स थे, इसके कुछ पॉइंट थे, उन्हें समझना जरूरी है। इनका पहला पॉइंट था कि लिपिड एंड जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिस्पोज होते हैं इन मोज़ेक मैनर, तरतीब के साथ ये फैले हुए होते हैं। मेम्ब्रेन जो है वो सेमी के फ्लूइड होती है। इसका मतलब यह है कि सॉलिड नहीं होती, मुकम्मल तौर पर लिक्विड भी नहीं होती, और सेमी फ्लूइड होने की वजह से प्रोटीन और लिपिड इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तीसरा बात का कंपोनेंट जो होते हैं इसके लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये आपस में हेल्ड होते हैं ड्यू टू नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, डाइपोल डाइपोल की वजह से आपस में क्या होते हैं, ये हेल्ड होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि नॉन कोवलेंटली हेल्ड होते हैं। फिर प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एम्फीपैथेटिक। लफ्ज क्या है ये, एम्फीपैथेटिक। एम्फीपैथेटिक जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब 4 पॉइंट थे कि इसमें क्या होता है, लिपिड्स और इंटेग्रल प्रोटीन मोज़ेक मैनर में होते हैं, मेम्ब्रेन जो है सेमी फ्लूइड होते हैं जिनमें लिपिड वगैरह मूव कर सकते हैं, और इसके कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, नॉन कोवलेंटली इंटरेक्शन की वजह से जुड़े होते हैं, और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो यही हमें मॉडल बताता है कि ये प्रोटीन है, लिपिड बाई लेयर, जिसका प्रोटीन मोज़ेक मैनर के अंदर मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिटेल से स्टडी करेंगे ताकि आपको इसका जो है मुकम्मल व्यू मिल जाए।